नमस्कार दोस्तों, आज लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो हर किसी से रिलेटेड है। आपके बैंक से रिलेटेड, आपके जेब से उसका संबंध है और किस तरीके से आपकी जेब पे आपके साथ साथ आरबीआई कंट्रोल कैसे करता है। आपकी आज़ादी, फाइनेंशियल आज़ादी पे आरबीआई का किस तरीके का कंट्रोल होता है, आप देखेंगे आज के वर्कशॉप में। किस तरीके से चीज़ों की कीमत को बढ़ाना और घटाना आरबीआई के हाथ में होता है, यानी कि पूरे मार्केट को कंट्रोल करने की चाबी जो है वो आरबीआई के हाथ में होती है। आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है। हम जो सारे बैंकिंग को कंट्रोल करता है, पूरी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और पूरे देश के फाइनेंस को कंट्रोल करता है, उस बैंक को सेंट्रल बैंक कहते हैं। हम लोगों के यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेंट्रल बैंक कहा जाता है। वो ही सारी पॉलिसी बनाता है, हमें कब महंगा खरीदना है, कब सस्ता खरीदना है, हमें बैंक में कितना मुनाफा होगा या नुकसान होगा, या लोन हमें महंगा मिलेगा या सस्ता मिलेगा, ये सब कंट्रोल करने का कार्य आरबीआई करता है। आज की ट्रेनिंग में आप जानेंगे क्या है रिवर्स रेपो रेट, क्या है रेपो रेट, क्या है एसएलआर, क्या है एनडीटीएल या मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिटेल में आपको आज बताएंगे। पूरा बैंकिंग सिस्टम समझाते हैं, किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम काम करता है और किस तरीके से आरबीआई बैंकों के थ्रू आपकी जेब पे कंट्रोल करते हैं, महंगाई पे कंट्रोल करते हैं। आप जानेंगे किस तरह आरबीआई आपकी जेब से लेकर आपके घर तक उसका दखल है। सबसे पहले देखते हैं कि क्या है बैंक रेट और क्या है रेपो रेट। रेपो रेट वो होती है जो आरबीआई बैंक को पैसा देता है, बैंक को लोन देता है, जिस रेट पे वो बैंक को उधार पैसा देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। और बैंक की रेट वो होती है जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं। बैंक की अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, अलग अलग उनकी रेट होती है। जो हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, 3-4 तरीके के अकाउंट होते हैं, उस पर जो बैंक हमको इंटरेस्ट देता है उसे बैंक रेट कहते हैं। देखते हैं, पूरा सिस्टम समझते हैं दोस्तों। आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है। आरबीआई बैंकों को लोन देता है। बैंकों के पास पैसा जो होता है, बैंकों की इनकम किस तरीके से होती है, सबसे पहले वो बताते हैं। हम जो बैंक में डिपॉजिट करते हैं या आरबीआई से जो लोन लिया जाता है उसको बैंक आगे लोन दे देता है, उससे बैंक अपना पैसा कमाता है। जैसे कि आरबीआई ने रेपो रेट पे 4% रेपो रेट पे एक लोन दिया किसी बैंक को। बैंक कोई भी हो सकता है, आईसीआईसीआई हो सकता है, एसबीआई हो सकता है, एचडीएफसी हो सकता है, और भी यूको बैंक हो सकता है, यूबीआई हो सकता है। बहुत सारे बैंक हैं, नेशनलाइज और प्राइवेट बैंक जितने भी हैं, सबको आरबीआई से पैसा मिलता है और वो 4% के इंटरेस्ट रेट पे मिलता। मतलब ये रेट पे मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। करंट का क्या है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मान लिया ये समझाने के तौर पर मैंने ये आपको लिखा है। आरबीआई ने बैंक को 4% पे लोन दिया, यानी कि बैंक के पास पैसे की कमी हो गई, उसने आगे ज्यादा बांट दिया, उसने 4% पे लोन दिया। अब ये पैसा आ गया, मान लिया 100 करोड़ रुपए आ गए किसी बैंक के पास। अब वो उस पैसे को रखेगा तो है नहीं, उसको यूज करेगा तो उसको अपने क्लाइंट को देगा। किसी को होम लोन बांटेगा, किसी को पर्सनल लोन बांटेगा, किसी को व्हीकल लोन बांटेगा। तो उस पर वो उसको अपना मार्जिन लगा के उसने 4% पे दिया। हम लोगों को किस रेट पे दिया उन्होंने, वो फेस देख के नेगोशिएट हो जाता है। पीएलआर पे रेट मिलता है हमें, प्राइम लैंडिंग रेट जो है उस पे वो उसने 4 का लिया और 8 का दे दिया। अब 2 रेट लिखी हैं, बेस रेट 5, मतलब 5 से नीचे तो किसी को देना ही नहीं तो बैंक बंद हो जाएंगे, फायदा कहां से कमाएगा। तो इसलिए 2 रेट होती हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि बहुत सारे लोग बहुत बड़ा व्यापार करते हैं, बहुत बड़े कंपनी के अकाउंट होते हैं, तो ऐसे लोगों को वो बहुत सस्ता लोन भी दे देता है, बैंक बेस रेट पे भी दे देता है। बेस रेट उसको कहते हैं जिस पे वो अपने फेवरेबल लोग जो होते हैं, जो जानकार होते हैं, मतलब उनके बैंक को चला रहे होते हैं, बड़े बड़े अकाउंट होते हैं, कई हजार करोड़ का उसमें मेंटेन होता है, उनके घर फ्री में बन रहे होते हैं, ये मान लीजिए, उनको गाड़ी फ्री में मिल रही होती है, इसलिए उनको बैंक रेट जो है वो नेगोशिएट कर लेते हैं और वो बेस रेट पे दे देते हैं। और आम जनता जो है हम जैसी, उन्हें पीएलआर पे मिलता है, प्राइम लैंडिंग रेट कहते हैं। पीएलआर का मतलब हो गया प्राइम लैंडिंग रेट, ठीक है। तो
तो बैंक की इनकम क्या हो गई, 4% पे लिया पैसा, 8% पे आगे चला दिया, जो डिफरेंस आया वो उसकी इनकम हो गई। तो इसलिए जितना पैसा आता है, सेविंग का पैसा आता है, बैंक को और कहां से पैसा लेता है, वह कई बार बैंकों के पास शॉर्ट हो जाता है, तब वो आरबीआई से लेता है। और ये रेपो रेट जो वो कॉन्सेप्ट है, ये बैंक को जो लोन मिलता है वो 14 दिन के लिए मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन के लिए बैंक को पैसा चाहिए होता है, या बैंक वापस भी रिजर्व बैंक में रखवा देता है, सरप्लस पैसा हो जाता है, तो उसका भी कॉन्सेप्ट है। तो बैंक की इनकम आपने समझ ली दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझते चलिए, रेट पे मत जाइए। रेट में जो एक्चुअल है वो बता देता हूं। तो जैसे कि करंट का रेट जो है, रेपो रेट 5.9 है करंट का, अब मान लीजिए दिसंबर में 5.9 है। तो अभी बैंक जो मतलब हम लोगों को जो लोन मिल रहा है 10% पे, 11% पे, होम लोन हो गया 9.5 पे, तो बैंक ने भी अपना रेट बढ़ा दिया। बैंक उससे पैसा कमाता है और हम लोग जो ईएमआई डालते रहते हैं उससे बैंक की इनकम होती है और बैंक ग्रो करते चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है सैटरडे है, संडे है, बैंक के पास सरप्लस पैसा आ गया, ईएमआई बहुत सारी आ गई, अब बैंक रख के उसे बढ़ेगा तो है नहीं, तो बैंक आरबीआई से बात करता है, क्यों भाई भैया बताओ, हमारे पास पैसा आ गया है, हम आपको देना चाहते हैं, बताओ हम क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगे। अब नेगोशिएट होता है उस पर, तो इसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। जब बैंक से वापस पैसा आरबीआई को जाता है कि बैंक के पास सरप्लस पैसा आ गया और उसको आरबीआई को भेजना है, तो बैंक नेगोशिएट करता है, उसका रेट वो तो नहीं देगा, रेपो रेट से तो हमेशा नीचे होगा, क्योंकि आरबीआई तो नहीं कहता मुझे पैसा वापस दो, मैं तो, लेकिन फिर भी बैंक चल रहे हैं, उनको भी चलाना उनकी मजबूरी होती है, तो रिवर्स रेपो रेट पे वो होता है। तो रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होगी, जैसे कि 4% पे अभी बैंक आरबीआई वापस ले लेता है। तो बैंकों की इनकम आप देखिए आती कहां कहां से है। कंपनीज होती है, कंपनी के अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट 2-3 तरीके के होते हैं। हम लोगों के जो अकाउंट होते हैं आम आदमी के, वो सेविंग अकाउंट हो गए। सेविंग अकाउंट में बैंक को इंटरेस्ट देना होता है। अगर हम पैसा जमा कर रहे हैं तो 2%, 3%, 4% जो भी रेट चल रहा है, रेपो रेट से थोड़ा बहुत आसपास ही होता है, तो वो हमको भी दे देता है। जितने में उससे ले रहा है उससे थोड़े और कम में हम लोगों को देता है, सेविंग अकाउंट हो गया। अब आप देखिए, अगर आरबीआई से ले रहा है तो रेपो रेट से मिलेगा उसको, रेपो रेट 4% है, तो नीचे वो 3.5% जनता से जो हम पैसा जमा करते हैं उस पर 3.5 या 4 भी कई बैंक दे देते हैं। और कंपनियों के अकाउंट होते हैं, जो व्यापार के लिए अकाउंट खुलाए जाते हैं, उन पे बैंक इंटरेस्ट नहीं देता है, वो 0 इंटरेस्ट से होते हैं, लेकिन पैसा उसमें ज्यादा आ रहा होता है, जिसे चालू खाता कहते हैं, करंट अकाउंट। तो कंपनीज हो गई, व्यापार हो गया, उन सबके करंट अकाउंट खुलते हैं, वो पैसा 0 इंटरेस्ट पे, क्योंकि उसमें बहुत तेजी से आता है जाता है, बैंक सर्विस देता है उसकी, तो उसमें वो इंटरेस्ट नहीं देता है, उससे पैसा बहुत सारा आ जाता है बैंक के पास। अब उस पैसे को बैंक क्या करता है, बैंक की कमाई क्या है, या तो सरप्लस है तो दे देगा, उस पैसे को सबसे पहले क्या कोशिश करता है कि वो जनता को देने की कोशिश करता है। जनता को लोन देगा, होम लोन दे देगा, एजुकेशन लोन दे देगा, व्हीकल लोन दे देगा, पर्सनल लोन दे देगा, और भी बहुत तरीके के लोन बना रखे हैं। अब उसमें 4% पे लिया, 3% पे लिया, 2%, 4% अपना जोड़ा, आगे दे दिया, उससे जो ईएमआई बनी उससे बैंक का एक सर्किल घूम जाता है और पैसा आ जाता है। कई बार सरप्लस पैसा आ जाता है। सरप्लस पैसा जब बैंक के पास आ जाता है तो वो जैसे सैटरडे संडे पड़ गया या छुट्टी है, 3 दिन बैंक में रखा रहेगा, उससे कोई फायदा तो होगा नहीं, बैंक भी चालू होता है, लेकिन आरबीआई भी खेल करता है। मैं बताऊंगा किस तरीके से होता है। तो बैंक वो सारा पैसा आरबीआई को दे देता है। आरबीआई के पास, वो सेंट्रल बैंक जो होगा हमारा आरबीआई है, तो आरबीआई के पास चला जाता है। और आगे बताएंगे आरबीआई किस तरीके से बैंक के पैसे पे भी डाका डालता है, जिस तरीके से आपके पैसे पे किस तरीके से कंट्रोल करता है आपको बताते हैं। आरबीआई सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं आरबीआई किस तरीके से कंट्रोल करता है। देखिए, आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट डिक्रीज और इंक्रीज करने का पूरा कंट्रोल आरबीआई के हाथ में होता है। जैसे कि वो रेपो रेट घटाता है, रेपो रेट घटाएगा तो बैंकों के पास ज्यादा पैसा आएगा, बैंकों को लोन देता है, बैंक रेपो रेट घट गई, पैसा ही पैसा आ गया। अब बैंकों के पास पैसा आ गया, बैंक भी अब मान लो 4% कर दिया है, 3% कर दिया, तो 6% पे लोन देने लगे। 6% पे लोन देने लगे तो भाई बाछें खिल जाती हैं सबकी, लोन ले लो भाई, लोन ले लो, बैंक से लोन ले लो, ठीक है, लोन ले लिया। अब बैंक से लोन ले लिया तो लिक्विडिटी बढ़ गई, कैश बढ़ गया जेब में, कैश बढ़ गया तो अब क्या होगा, अब हमें हर चीज ना, जब हमारी जेब में कैश होगा तो हम नेगोशिएट नहीं करेंगे,
जो 25 लाख वाला फ्लैट है, अब हम खरीदने जा रहे हैं, जेब में पैसा है, तो अगर पैसा कम पड़ रहा है, 20 ही इकट्ठे हो रहे हैं रिश्तेदारों से लेके इससे उससे, तो हम 10 बार उसके पास चक्कर काटेंगे, कहेंगे भाई 22 में लगा ले, 23 लाख में लगा ले भैया, है 23.5 कर ले, चल 23.35 सही, चल 23.55 हो गए, 5-5 हजार रुपए के लिए करते हैं। लेकिन अब होता क्या है, जब बैंक से मुझे सस्ता लोन मिल गया, 7% पे 6% पे मिल गया होम लोन, लिक्विडिटी मेरी बढ़ गई, तो अब बिल्डर भी रेट बढ़ा देते हैं। अब बिल्डर जो 25 लाख वाला था ना जी, 27 में मिलेगा, तो आप भी चौड़ों के कहते हो कोई बात नहीं बुकिंग करो, क्योंकि जेब में लिक्विडिटी है। आप नहीं बोल रहे होते हो, जेब में पैसा होता है इसलिए आप बोल रहे होते हो। तो पूरी तरीके से अब आपकी जेब में लिक्विडिटी बढ़ गई, कैश बढ़ गया, मार्केट में कैश बढ़ गया, 100 रुपए वाली चीज 120 में बिकने लगी, क्योंकि डिमांड बढ़ गई, हर कोई खरीदने चला गया, क्योंकि लोन सस्ता हो गया। लोन सस्ता हो गया तो लिक्विडिटी बढ़ गई, लिक्विडिटी बढ़ गई तो मार्केट में अब कैश फ्लो बढ़ गया, कैश फ्लो बढ़ गया तो चीजें कम हो गई, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो जो 100 रुपए किलो मिठाई बिक रही थी वो अब 120 रुपए किलो बेचने लगते हैं, क्योंकि वो तो बिक रही है, लोग ज्यादा आ रहे हैं, शाम तक बिक जानी है, सेल हो जानी है, तो हर कोई, हर दुकान, छोटी दुकान पे भी ये है। तो इस तरीके से क्या होगा कि भाई महंगाई बढ़ने लगती है, जैसे ही कैश मार्केट में बढ़ेगा महंगाई बढ़ने लगेगी। अब आरबीआई देखता है, कोविड के दौरान देखा होगा कि सबके पास पैसे की कमी हो गई थी, तो उन्होंने बैंक लोन नीचे कर दिए थे, रेपो रेट कम कर दी थी, तो बैंक लोन सस्ते हो गए थे, 6%, 7%, 6.75 पे आ गए थे, तो लोगों ने पैसा ले लेके, किसी ने मार्केट में लगा दिया, किसी ने फ्लैट खरीदने में लगा दिया, किसी ने गाड़ी खरीद ली, और दुकान पे जाते थे, हाँ भी सस्ता लोन है भाई, 100 रुपये किलो है, तो कोई बात नहीं, 100 नहीं 120 हो गया जी, आज से तो 120 में ही दे दे, ऐसे होता था। अब क्या करता है आरबीआई, इसी तरीके से कंट्रोल करता है। अब वो कहता है कि बहुत मार्केट में महंगाई बढ़ गई है, लोग बड़े रईस हो रहे हैं, जेब में पैसा है, लिक्विडिटी है, वो बोल रही है, तो वो क्या करता है, रेपो रेट बढ़ा देता है। अब रेपो रेट 5.9 कर दी, 4 थी, अब बैंक रेट कर देंगे, अब 10 बैंक रेट कर देंगे 10, तो सेविंग अकाउंट में की थोड़ी बहुत ही बढ़ती है, लोन की रेट बढ़ गई। अब रेट बढ़ गई तो आप कहोगे यार ईएमआई बढ़ गई, यार पैसा देना पड़ेगा, इसलिए लोन मत लो, जितना है उसे चुकाओ, वो पूरा कैश खींच लेता है। आरबीआई एक चाबी घुमाता है, मार्केट से कैश खींचना शुरू हो जाता है, बैंकों को वापस आना शुरू हो जाता है। अब बैंक भी नहीं रखेंगे, बैंक नहीं रखेंगे तो बैंक क्यों रखेंगे अपने पास, क्योंकि उन्हें तो आरबीआई को वो देना है, मतलब लोन पे ही होता है एक तरीके से पैसा, तो आरबीआई को वो वापस करते हैं। आरबीआई को जो वापस करते हैं उनका लोन, तो वो 14-15 दिन के ही लिए होता है वैसे तो, जो रेपो रेट पे मिलता है, मैं आगे बताता हूं इसमें। तो आरबीआई को जब वो पैसा वापस कर देते हैं तो पैसा सारा आरबीआई पे पहुंच गया, अब कैश फ्लो कम हो गया। अब बिल्डर के पास जो जाएगा, 25 लाख वाला बिल्डर भी सोचेगा यार कस्टमर नहीं आ रहा, यार रेट कम कर दो। अब 25 वाला वो 24 में करने की कोशिश करता है, 1 लाख रुपए का दिवाली डिस्काउंट, 1 लाख रुपए का नवरात्र डिस्काउंट, इस तरीके के डिस्काउंट देके वो आ जाए किसी तरह, फिर भी मक्खी मार रहे होते हैं लोग, देखा होगा पोस्टर लेके खड़े होते हैं। तो क्या किया आरबीआई ने, चाबी घुमा दी, रेपो रेट बढ़ा दी, तो कैश सारा खिंच गया। कैश खींच गया, बॉन्ड भी निकालते हैं कई तरीके के कैश खींचने के लिए, वो कैश यानी कि आपकी जेब में कंट्रोल किस तरीके से किया जाए, रेपो रेट वो होता है। तो ये फिगर आप देखिए इस तरीके से, इसमें देखेंगे जब रेट कम होता है तो सप्लाई डिमांड बढ़ जाती है, तो रेट कम होता है तो टू मच बोरिंग, लोन ज्यादा लेने लगते हैं, लिक्विडिटी बढ़ जाती है मार्केट में, तो लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदने लगते हैं। जब रेपो रेट बढ़ाया तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गई, इंटरेस्ट रेट बढ़ गई तो क्या होगा, डिमांड कम हो गई, अब लोग लोन चुकाने लगते हैं, भाई बहुत ज़्यादा पैसा ईएमआई में जा रहा है, जल्दी ख़त्म करो, जल्दी चुकाओ। तो इस तरीके से होता है। तो बैंक जो लैंड कर देता है, बैंकों को जो लोन मिलता है वो आरबीआई से मिलता है, आरबीआई उसको आगे चलाता है, तो उसको बोरोवर को भेजता है। ये फिगर है, तो बोरोवर को जो आगे लोन देता है, जब ज़्यादा पैसा आता है तो ज़्यादा दे देता है, जब आरबीआई वापस खींचता है तो बोरोवर जो है वापस पैसा मतलब कम लोन लेते हैं, ज़्यादा पैसा बैंक में डालने लगते हैं, तो आरबीआई अपना पैसा वापस खींच लेता है, तो महंगाई कंट्रोल हो जाती है। ये रेपो रेट और महंगाई का, इन्फ्लेशन का डायरेक्ट कनेक्शन है। ये आप देखिए अप्रैल 2018 और 2022 का डेटा है, 4% महंगाई रेट थी
रेपो रेट जब 6 थी, 22 में 4.4 हुई, महंगाई 6.95 बढ़ गई। यानी कि रेपो रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जब रेपो रेट कम होगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि कैश बढ़ जाएगा मार्केट में। कैश बढ़ जाएगा तो लोगों की जेब में पैसा है तो महंगा खरीदने लगेंगे, और डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो चीज़ें महंगी मिलने लगेंगी। इस तरीके से पूरी इकोनॉमी पे मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, और पूरी इकोनॉमी पे वो अपना कंट्रोल रखता है, किसी भी देश का सेंट्रल बैंक। हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक जो होता है वो आरबीआई है। इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम निकाल के लाता है जिससे कि आप की जेब से पैसा निकाला जा सके। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है बैंक के, तो आप बैंक में जमा करने लगते हैं। ठीक है, बॉन्ड निकाल देता है, कई तरीके के सरकारी बॉन्ड निकाल लिए, तो आपसे लिक्विडिटी, उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, उसमें ज़्यादा फायदा नजर आ रहा है, आप कंपेयर करने लगते हो, आप पैसा देने लगते हो। तो मार्केट से कैश उठाना और फेंकना, ये आरबीआई का काम होता है। तो जिस तरीके का मैंने आपको बताया था, बेस रेट जो आपके कस्टमर होते हैं उनको किसी भी रेट पर दे देता, रेपो रेट से थोड़ा सा जोड़ा और आगे दे दिया। ठीक है, प्राइम लेंडिंग रेट पे आम जनता को मिलता है लोन, और उसी से ही बैंकों की कमाई होती है। अब आप यही बदमाशी नहीं रुकती आरबीआई की, सेंट्रल बैंक का कंट्रोल यही नहीं है, वो बैंकों पे भी अपना कंट्रोल रखता है। बैंकों पे भी आरबीआई का कैसे कंट्रोल होता है? बैंकों को यह निर्देश होता है, क्योंकि बैंकों को आरबीआई की गाइडलाइन माननी ही होती हैं, तो वो कहता है ठीक है, ये तो हम पैसा आपको दे रहे हैं, ये लोन पे दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप कुछ पैसा जो है हमारे पास सिक्योरिटी की तरह रखोगे। कैश रिजर्व रेशियो जिसको कहते हैं। एक तो कैश रिजर्व रेशो, बदमाशी देखिए आप बैंक सेंट्रल बैंक की, कैश रिजर्व रेशो रखनी होगी। जितना भी आपका पैसा आता है, ईएमआई से आया, चालू खाते में आया, करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में आया, आरडी से आया, एफडी से आया, जितना भी आपके पास पैसा आया वो आपको हमें जमा कराना पड़ेगा कुछ परसेंट। सीआरआर कभी कभी बढ़ा देता है, कभी कम कर देता है, उसी तरीके से बैंकों की लिक्विडिटी पे भी कंट्रोल रखता है। उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो जो होती है वो आपको एनडीटीएल का जो नेट डिपॉजिटरी टाइम लायबिलिटी जो कहते हैं, उसको जितना पैसा आता है उसका 4.5%, अभी करंट का जो है 4.5 चल रहा है, वो आपको हमारे पास रखना पड़ेगा। देखा भैया क्या बदमाशी है आरबीआई की, यही नहीं रुकती। और देखिए, कंगाल करने के चक्कर में फिर रहे हैं बैंकों को पूरी तरीके से। नहीं तो बैंक भाग जाए, कुछ और धंधा कर लें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमाई है, आपकी जेब से ही पैसा आना है, तेल तिलों में से ही निकलना है, इसलिए बैंक भी रन करते रहते हैं। चलो, इस पे बैंक राजी हो जाते हैं। उसके अलावा एक हो गया एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। एसएलआर क्या होता है? एसएलआर वो होता है, ठीक है आपने हमारे पास 4.5% पैसा सिक्योरिटी के रूप में रख दिया, उस पर हम कोई आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे। 4.5% ऑफ एनडीटीएल का आपका नेट डिपॉजिटरी टाइम लिमिट लायबिलिटीज जो है वो पूरा हमें हमारे पास रखना पड़ेगा आपको पैसा। सब बैंक रखते हैं। इसके अलावा क्या कहता है आरबीआई? इसके अलावा कहता है आपको एक एसएलआर रखना पड़ेगा अपने पास, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, वो आपको बैंक में रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो आपने सब लोन बांट दिया, कुछ लोग लेने आए पैसा और आपने कह दिया जी हमारे पास तो पैसा नहीं है। आपको इसलिए अपने बैंक में 18.5 से लेकर 20, ये अभी बार बार बदल रहा है इसलिए मैंने इस बीच में ही बदल रहा है, 20% लगभग पैसा जो है, जो भी एनडीटीएल आपके पास आया है, नेट डिपॉजिटरी टाइम लायबिलिटीज जिसको बोलते हैं, वो पूरा पैसा आपको अपने पास रखना ही होगा किसी भी समय। ऐसा नहीं हो सकता कि बैंक कहते सर पैसा नहीं है, दे देंगे फिर बाद में। तो ये इस तरीके से बैंक पे भी अपना कंट्रोल करता है, मार्केट की महंगाई पे भी आरबीआई कंट्रोल करता है। और बैंकों से जो आरबीआई को, जो बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं, क्योंकि लोन पे ही मिलता है, बैंक के पास तो पब्लिक का ही पैसा आता रहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कम पड़ जाता है या कुछ है, तो वो दिनों के हिसाब से चलता है उसका रेट जो होता है। हम लोग तो एनुअल रेट पे जैसे लेते हैं, वहाँ जो चलता है वो दिनों के हिसाब से लोन लिया जाता है, दिनों के हिसाब से ही उसकी कैलकुलेशन हो जाती है। जैसे रेपो रेट जो लोन मिलता है वो 2 से लेकर 14 दिन के लिए अगर बैंक को पैसे की जरूरत है तो वो लेता है उसको, तो उसको रेपो रेट कहते हैं। एक एमएसएफ होती है,
मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी, यानी कि सुबह एक कम पड़ गया, कोई एक साथ पैसा निकाल के ले गया, पैसा कम पड़ गया, आरबीआई से पैसा आना है, एक दिन के लिए पैसा लेना है, तो एक दिन के लिए जो कहते हैं एमएसएफ कहते हैं उसको, उस एमएसएफ पे जो लोन मिलता है वो एक दिन के लिए मिलता है, उसकी रेट अलग होती है, 6.5 के करीब शायद है वो, बदलता रहता है। डेटा पे मत जाइए, कॉन्सेप्ट समझिए आप, इंटरेस्ट रेट बदलता रहता है वो है। और लॉन्ग टर्म के लिए जो बैंक को मिलता है वो 6 रेपो रेट के आसपास ही, उसे लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई से पैसा ले सकता है, वो बैंक रेट पे ही मिलता है, रेपो रेट के आसपास ही, तो लॉन्ग टर्म के लिए। तो रेपो रेट पे जो ज़्यादातर पैसा उठाते हैं, ये ध्यान मतलब आपके मतलब की चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, 2 से लेकर 14 दिन के लिए जो होता है वो रेपो रेट पे मिल जाता है। और किसी दिन अचानक जरूरत पड़ गई, कोई किसी के यहाँ कोई बड़ा फंक्शन है, 100 करोड़ निकालने आ गया, बैंक को जरूरत पड़ गई, आरबीआई से लेके दे देता है, भाई उसका कस्टमर है, मतलब इंपॉर्टेंट आदमी है, कोई बड़ा कस्टमर है, तो वो उस पे एमएसएफ पे उठा के उसको पैसा दे देते हैं, तो एक दिन के लिए भी पैसा मिल जाता है। अब देखिए फर्क, बैंक का जो सीआरआर और एसएलआर का ग्राफ देखिए, 1,000 रुपये मोटा मोटा मैं बताता हूं, जैसे करोड़ में होंगे ये, 1,000 रुपये किसी ने जमा किए, अब उसे उस बैंक के पास कितना बचा, 60 रुपये तो सीआरआर देना पड़ेगा, लगभग 6% के करीब, और 20% के करीब उसका एसएलआर देना पड़ेगा आरबीआई को। 60 रुपये तो सीआरआर देना पड़ेगा और 20 रुपये के करीब उसको एसएलआर देना पड़ेगा। एसएलआर हालांकि बैंक के पास होता है, लेकिन उसको गाइडलाइन यही है कि उतना पैसा उसको रखना पड़ेगा। तो कितना बोरो दे सकता, लोन कितने का दे सकता है, तो 1,000 टोटल पैसा आया, समझने के लिए करिए, 100 भी ले सकते थे, तो 74 रुपये 100 में से, या 740 रुपये वो आगे यूज कर सकता है सिर्फ बैंक। बाकी बैंक में जो है उतना पैसा एसएलआर के बराबर रखना पड़ेगा, स्टैट्यूटरी लायबिलिटी जो है, और सीआरआर जो है, कैश रिजर्व रेशियो जो है, उतना पैसा आरबीआई के पास हर बैंक का रखा होता है। ये नहीं कि बैंक ने पैसा इकट्ठा किया और भाग गए, इसलिए आरबीआई पूरा कंट्रोल रखता है। ये पूरा बैंकिंग सिस्टम है। अब देखिए किस तरीके से आरबीआई का मतलब जब कंट्रोल करता है, हर चीज कंट्रोल होती चली जाती है। सीआरआर जैसे ही बढ़ा, वो रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर, इनके थ्रू वो किस तरीके से कंट्रोल करता है, जैसे ही इसका रेट बढ़ाता है, रेपो रेट का इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो लोन कम हो गया, लोन बटना कम हो जाएगा, मार्केट में कैश कम हो जाएगा, कैश कम हो गया तो डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम हो गई तो लोग चीज़ों के दाम गिनने लगते हैं। जैसे कि आपको मैंने बिल्डर का एग्जांपल दिखाया, 25 का 26 में बेचने को तैयार था, लोग आ ही नहीं रहे, तो चलिए यार 24 में ले ले, डिस्काउंट ऑफर निकाल देते हैं, और उस तरीके से फिर महंगाई पे लगाम लग जाती है, यानी कि चीज़ों के रेट कम होने शुरू हो जाते हैं। और दूसरी साइड, जैसे ही इंटरेस्ट रेट गिराता है, रेपो रेट गिराएगा, बैंक अपना इंटरेस्ट रेट गिराएंगे, पीएलआर गिरा देते हैं, पीएलआर गिरा देते हैं तो लोन महंगा हो जाता है, लोन के रेट बढ़ जाते हैं ना, लोन ज़्यादा बटना शुरू हो जाता है, लोगों कैश अंधाधुंध जाने लगता है, डिमांड बढ़ने लगती है चीज़ों की। भाई आपके पास लिक्विडिटी होगी, आप सेट हो गए, 1 किलो मिठाई जब जेब में पैसे नहीं थे 1 किलो ला रहे थे, अब 5 किलो लेके जा रहे हो, तो डिमांड बढ़ जाती है चीज़ों की। चीज़ें तो उतनी होती हैं, तो होगा क्या, प्राइस बढ़ जाएंगे, प्राइस के साथ साथ महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन इस तरीके से बढ़ता चला जाता है, और पूरा बैंकिंग या जो पैसे का आप उनकी जेब का कंट्रोल है या मार्केट का कंट्रोल है, मार्केट में कितना पैसा रहेगा, एक ही चाबी होती है, रेपो रेट, एसएलआर और सीआरआर को कंट्रोल करके बैंक पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है, मार्केट में पूरे पैसे को कंट्रोल कर लेता है। तो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये आपकी जेब से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है और डे टू डे आप पे इफेक्ट डालती है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी तरीके की मोटिवेशनल, इंफॉर्मेटिव और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। नमस्कार।